ज्ञान एकेडमी के आप नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है किंगडम प्लांट प्लांट किंगडम। बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करना है जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिकली हमने प्लांट्स को भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कुछ एंजियोस्पर्म्स है, कुछ एल्गी है, कुछ हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। बट उससे पहले पहले हमें ये समझना है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट में वर्क कैसे करता है। बेसिकली जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 है प्लांट किंगडम। लेक्चर का जो आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। ओके, अगर हम सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास तीन तरह की क्लासिफिकेशन निकल के आती है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और हम इसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। ओके, और सेकंड कैटेगरी है नेचुरल सिस्टम। ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और तीन तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम है। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो हम इन तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम को वन बाय वन स्टडी करना है और समझने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें हमने देखनी है और क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अगर मैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करूं तो ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें डॉक्यूमेंटेड मिलता है, जो सबसे ओल्डेस्ट है, वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जब प्लांट्स को डिवाइड किया गया था डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, तो उस टाइम पे क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा गया था, वो चीजें थी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट देखने में कैसा लगता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ओके, ध्यान में रखना जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसको किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंसीडर किया गया था, उसको कंसीडर किया गया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ओके, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जनरली आते हैं, जैसी हैबिट्स। कहने का मतलब है प्लांट कहाँ पे ग्रो कर रहा है, सोयल में ग्रो कर रहा है, वाटर में ग्रो कर रहा है, माउंटेन में ग्रो कर रहा है, किस कंडीशन में ग्रो कर रहा है। ओके, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑफ प्लांट का कलर कैसा है, वेदर इट्स अ ग्रीन कलर, वेदर इट्स अ ब्राउन कलर, वेदर इट्स रेड कलर, उसका कलर क्या है उस चीजों को। तीसरी चीज जो देखी गई थी, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स। ओके, जो प्लांट में लीव्स हैं वो उनके काउंट क्या है, कितने कितने लीव्स हैं प्लांट्स में, और उनका शेप एंड साइज क्या है लीव्स का, ये सारी चीजों को भी देखा गया था। ओके, इसमें हमने क्या देखा कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो फीचर्स यूज किए वो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो हमें बाहर से देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लेनियस करके एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लिनियस, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर को देखते हुए। एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर को देखते हुए इन साइंटिस्ट ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। वो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है। ओके, तो ये साइंटिस्ट का नाम और ये कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ इन्वॉल्व थे, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, आपसे पूछ लिया जाएगा अभी ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, आर्टिफिशियल दिया, नेचुरल दिया, या फिर कौन सा दिया, तो आपको बोलना है आर्टिफिशियल सिस्टम के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ओके, क्लियर। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। और सेकंड पॉइंट जो ये है, ये बेस्ड ऑन दी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें इंटरनल कैरेक्टर को यूज नहीं किया गया, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ज्यादा यूज किया गया। ओके,
सो उसके बाद इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी होंगे। ये इस स्लाइड में मैंने लिमिटेशंस को डिस्कस किया है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी अलग अलग रख देता था कभी कभी। ओके, जैसा कि सेम प्लांट दो तरह से बिहेव कर सकता है। लेट्स से कि एक प्लांट जो है पहाड़ों में है, उसका उसकी हाइट थोड़ी कम है। ओके, मैं मैंगो मैंगो की एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं मैंगो को देखूंगा तो मैंगो की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हमें देखने को मिलेगी। कुछ मैंगो के प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, छोटी सी हाइट वाले मैंगो प्लांट्स होते हैं। कुछ मैंगो के प्लांट वैसे होते हैं जिनकी हाइट काफी ज्यादा है। तो देखने को हमें लगेगा भी एक की हाइट तो बहुत कम है, एक की हाइट थोड़ी ज्यादा है। और बेस्ड ऑन दैट, अगर मैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इस क्लासिफिकेशन को मैं अगर देखूंगा तो इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैं इन दोनों प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रख दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल फीचर को तो देखना ही है, मॉर्फोलॉजी को देखना है। तो मॉर्फोलॉजी को देखते हुए तो हमें समझ में आएगा कि एक प्लांट तो काफी ज्यादा हाइट का है, दूसरा प्लांट उसकी हाइट बिल्कुल कम है, इस वजह से दोनों प्लांट अलग हैं। बट एक्चुअल में दोनों क्या है, मैंगो है। आल्दो एक की हाइट थोड़ी ज्यादा है, एक की हाइट थोड़ी कम है। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम क्या थी भी, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी कभी कभी ये डिफरेंट ग्रुप में सेपरेट कर देता था। ओके, ये प्रॉब्लम थी। तो इसमें जो सेकंड प्रॉब्लम थी, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें प्लांट का शेप क्या है, उसमें स्टेम कैसी है, उसमें लीव्स किस तरह के हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब भी उसमें, बिकॉज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में फ्लावर भी आता है, फ्लावर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, पोलन पोलिनेशन किस तरह से हो रहा है, वो सारी चीजें सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे। ओके, तो ऐसे में इक्वल वेटेज दिया गया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। बट जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ओके, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लांट की हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लांट की हाइट थोड़ी कम होगी। ओके, किसी कंडीशन में प्लांट की अलग तरह से दिखेगा, किसी कंडीशन में प्लांट थोड़ा अलग तरह से दिखेगा। इसका मतलब है कि जो अपीयरेंस है, जो हमें देखने को प्लांट दिख रहा है, जो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में अगर मैं वेजिटेटिव करेक्टर को यूज करके किसी प्लांट को कैटेगराइज करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है भी सेम प्लांट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाए। प्लांट तो सेम ही है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो ऐसे में उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रख दूंगा, तो वो एक लॉजिकल बात नहीं है। तो ऐसे में जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उनके वेटेज थोड़ी कम होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लावर और पोलन और समथिंग लाइक दैट, उसमें ज़्यादा वेरिएशन आता नहीं है। किसी भी कंडीशन में प्लांट रहे, उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स का, वो सेम रहता है। तो ऐसे में आइडियली होना क्या चाहिए, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वेटेज थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या था, इक्वल वेटेज दिया गया था। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लमेस्टिक सिचुएशन है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये ड्रॉबैक है। ओके, उसके बाद इन सारी ड्रॉबैक्स को याद करते, इन सारी ड्रॉबैक्स को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, एक नई तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, जिसको मैं बोलूंगा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें एक्सटर्नल फीचर्स को तो काउंट किया ही किया, जैसा कि हम आर्टिफिशियल में कर रहे थे, साथ ही साथ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कौन से होंगे, जैसे मैं फ्लावर को डाइसेक्ट करके देखूंगा, उसके अंदर कैसा, फ्लावर के अंदर क्या दिख रहा है, और स्टेम को डाइसेक्ट करके उसके अंदर चेक करने की कोशिश करूंगा, थोड़ी उसके एनाटॉमी को देखने की कोशिश करूंगा। वो सारी चीजें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में आएंगी। ओके, जैसे पहले तो हमने बाहर वाली अपीयरेंस को चेक किया, अब उसके बाहर वाली अपीयरेंस के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर काट के उसको थोड़ा डाइसेक्ट करके देखना भी वो किस तरह से देख रहा है, वो सारी चीजों को भी इंक्लूड किया गया था। ओके, तो इससे क्या हुआ, जो एडवांटेजेस मिली, एडवांटेजेस क्या मिली,
तो इसमें जो लिमिटेशन थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की वो दूर हो गई। ओके, जैसा कि मैंगो ट्री की ही एग्जांपल लूं, है ना। मैंगो ट्री देखने को थोड़ा बड़ा लग सकता है, दूसरा मैंगो ट्री देखने में थोड़ा हाइट में कम स्मॉल दिख सकता है, बट अगर मैं उसको इंटरनली चेक करूंगा तो वो दोनों सेम दिखेंगे। तो ऐसे में अगर मैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू मैंगो ट्री को क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा तो उसको मैं एक पर्टिकुलर क्लास में डालूंगा, ना कि मैं उसको डिफरेंट क्लासेस में बोल दूंगा। ठीक है, ये बड़ी हाइट वाला मैंगो है, इसकी क्लास ए है, ये छोटी हाइट वाला मैंगो है, इसकी क्लास बी है। इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी वहां पे, क्योंकि मैंने उसमें इंटरनल कैरेक्टर्स को भी चेक किया है। तो आई मीन टू से इम्प्रूवमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। ओके, ये कि इसमें एडवांटेज थी, और सेकंड एडवांटेज थी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट खासियत ये थी कि ये क्रिएट कर सकता था रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे? जैसे अब मैं कैट की बात करूं, कैट जो है वो एक, हमें उसकी अपीयरेंस पता है, लायन की भी हमें अपीयरेंस पता है, और टाइगर की भी हमें अपीयरेंस पता है। ओके, सो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइगर, लायन और कैट, इन तीनों में थोड़ा रिलेशन तो है। ठीक है, इस तरह के रिलेशन को जो क्रिएट करने की टेंडेंसी थी और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से हमें देखने को मिलती थी। ओके, अगर मैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करूं तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में तो कोई ऐसा बात ही नहीं थी रिलेशनशिप वाली, बट यहाँ पे टाइगर, लायन और तीसरा कैट, इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इस तरह की जो कंडीशंस है वो इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें देखने को मिलती थी। ओके, तो इसकी लिमिटेशन क्या थी? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैन डिफर इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, हालांकि इसमें देखा गया कि इसको, इस सिस्टम को बड़ा बेस्ट बनाने की कोशिश की गई, जिसमें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक दोनों को यूज करते हुए क्लासिफाई किया, ताकि एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर को भी इंक्लूड करें और बेटर बेटर करें क्लासिफिकेशन को। बट कभी कभी ऐसे होता है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ना। जैसे कि मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं यहाँ पे, हालांकि प्लांट वाला टॉपिक है, बट मैं एग्जांपल बैक्टीरिया की लेता हूँ। बैक्टीरिया में क्या होता है, कई तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे इकोलाई की ही बात करूं, इकोलाई एक बैक्टीरिया है। इकोलाई, कुछ इकोलाई ऐसी होती हैं जो डिजीज नहीं करती हैं, दूसरी इकोलाई ऐसी होती हैं जिसमें डिजीज कॉज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो हालांकि दोनों इकोलाई हैं, दोनों सेम कैटेगरी की हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। एक डिजीज कर रही है, एक पैथोजेनिक है, दूसरी पैथोजेनिक नहीं है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी थोड़े डिफरेंट तरह से बिहेव कर सकते हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर को यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ऐसे में अगर मैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूंगा तो वो उन स्पीसीज को मैं अलग अलग रख दूंगा, लेकिन वो स्पीसीज सेम है। ओके, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन आती है, ये परफेक्ट नहीं था। ओके, कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बाय जॉर्ज बेंथम एज वेल एज जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया है, डॉक्यूमेंट किया है, वो जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर आता था। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये जो नाम है ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ लिंक्ड है। ओके, तो इसको आपको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी। और दूसरी बात है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या यूज किया गया था? नंबर वन एक्सटर्नल फीचर्स, नंबर टू इंटरनल फीचर्स, दो चीजें। ओके, और जो आर्टिफिशियल में क्या था? ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी। ओके, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो फाइनल क्लासिफिकेशन, जो बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ओके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये अब तक की सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम मैं बोलूंगा। इट इज बेस्ड ऑन द इवेल्यूनेटरी इवेल्युएशन रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ओके,
जैसे कि हमें पता है ह्यूमन बीइंग की जब इवैल्यूएशन की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो हमें पता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो मंकी काइंड ऑफ एनिमल्स थे। ओके, मंकी काइंड ऑफ एनिमल में इंप्रूवमेंट होती गई और इवेंचुअली हमें एक ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा जो इवैल्यूएशन है किससे हुआ है, मंकी से हुआ है, इस तरह से बोला जाता है। ओके, साइंटिफिक एविडेंस इस तरह के है। तो ये रिलेशन है ना, इसको इवेल्युएटरी रिलेशनशिप बोलते हैं भी कौन सी स्पीसीज कहाँ से इवॉल्व हुई है। जब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया जा रहा था तो उसका एक की पॉइंट है इवेल्यूनेसरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, इसको ध्यान में रखा गया है। ओके, सो सिमिलर एंड डिसिमिलर फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका यूज किया गया है साइटोटॉक्सोनॉमी, कीमोटॉक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टॉक्सिनोमी, ये तीन चीजों का यूज करते हुए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया गया है। ओके, साइटोटॉक्सिनोमी क्या है, कीमोटॉक्सिनोमी क्या है और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, इन चीजों को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिस है वो इवेल्यूनेटरी रिलेशनशिप है। कैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं, कैसे प्लांट इवॉल्व हुए हैं, कौन सा प्लांट कौन से प्लांट से कन्वर्ट होके बना है, ये सारे जो रिलेशनशिप है इसको ध्यान में रखते हुए प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। ओके, सो उसमें कौन कौन से पॉइंट है वो सारी चीजें डिस्कस करना इस टॉपिक के थोड़ा आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है भी इसका फंडामेंटल बेसिस क्या है, फंडामेंटल बेसिस है इवेल्युएशन में क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो इसमें और कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं, साइटोटॉक्सिनोमी यूज हुई है, कीमोटॉक्सिनोमी यूज हुई है और न्यूमेरिकल टॉक्सिनोमी यूज हुई है। ठीक है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस भी हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, टेल अस अबाउट इवेल्युएशन। ओके, भी जैसे इसमें इसका जो बेसिस ही ये है भी कौन सा स्पीसीज कहाँ से इवॉल्व हुई है। ओके, इस वजह से वो सारी जो हिस्ट्री है वो हमें यहाँ से समझ देखने को मिलती है। ओके, तो उसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे बड़ी लिमिटेशन है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैन डिफर इन देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होगा, उसका फाइलोजेनेटिकली भी बड़ा क्लोजली रिलेशनशिप होगा, बट वो इतने ज्यादा डिफरेंट होंगे कि हम उसको एक कैटेगरी में कैसे रखें, रख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर हम उसको एक कैटेगरी में नहीं रख पा रहे हैं तो हमें अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। बट अगर मैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से चलूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको फॉलो करूंगा, तो मुझे मजबूरी में उन दोनों स्पीसीज को एक जगह पे रखना पड़ेगा। ओके, कभी कभी बिल्कुल सेम स्पीसीज होते हैं बट उनमें कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उस वजह से मुझे उसको अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ता है। बट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम उस चीज को अलाउ नहीं करता है, और ये कुछ ड्रॉबैक्स है। ओके, तो उसके बाद अगर हम तीन टॉक्सिनोमिक चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, एक साइटोटॉक्सिनोमी, एक कीमोटॉक्सिनोमी एंड न्यूमेरिकल टॉक्सिनोमी, इन तीनों चीजों को हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। ओके, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या होता है, दिस इज द मैथमेटिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ओके, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं उसको यूज करते हुए, मैथमेटिकल मेथड का आगे यूज करते हुए हमें चीजों को क्लासिफाई करना है, प्लांट्स को। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर असाइन होते हैं ईच कैरेक्टर को। ओके, मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, इसका एग्जाम्पल देने के लिए इस टेबल पे आपको ध्यान रखूंगा। ठीक है, टेबल है, ये जो टेबल है इस टेबल में ऑर्गेनिज्म है। ओके, पहला ऑर्गेनिज्म कौन है, फंजाई, पहला ऑर्गेनिज्म फंजाई है, सेकंड ऑर्गेनिज्म अलगी है और थर्ड ऑर्गेनिज्म क्रो है। ओके, ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे हम इनके करेक्टर की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे तीन करेक्टर्स लिए, मैं यहाँ पे इसने बोला है ना नंबर इज असाइंड टू दी करेक्टर। ओके, यहाँ पे पहला करेक्टर कौन सा लिया, साइज। ओके, फंजाई का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। फंजाई का कलर क्या होता है, वाइट होता है।
फंजाई फ्लाई और मूव कर सकती है? नो, बिकॉज ना तो मूव कर सकती है, नो फ्लाई कर सकती है। आगे मैं अलगी की बात करूं, अलगी का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। अलगी का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और अलगी फ्लाई और मूव कर सकती है? नो। ओके। आगे क्रो है। क्रो का कलर साइज क्या होता है? मैं इसको मीडियम लिख देता हूँ, मीडियम साइज का एक एनिमल है। और उसका जो कलर क्या होता है? कलर ब्लैक होता है। ओके। वो फ्लाई और मूव कर सकता है? यस, वो फ्लाई भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। ठीक है। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो इसके ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब उसके बाद मैं आपको ये टेबल स्टडी करने के बाद में मैं आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखाता हूँ। ये ऑर्गेनिज्म है, ये है। इस ऑर्गेनिज्म को टैली करो टेबल के साथ और देखो कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। सबसे पहले, ये स्मॉल है या मीडियम है? ये स्मॉल है। इसका कलर क्या है? इसका कलर ब्लैक है? नहीं, इसका कलर ब्लैक नहीं है। इसका कलर वाइट है? हाँ, इसका कलर वाइट है। ओके। और ये मूव कर सकता है? नहीं, ये मूव नहीं कर सकता, ये फ्लाई भी नहीं कर सकता। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस प्लांट को देखते हुए, इस ऑर्गेनिज्म को देखते हुए गैदर कर ली। अब इसको मैं टैली करूंगा इस टेबल के साथ। जब मैं इस टेबल के साथ टैली करूंगा, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला? स्मॉल। ओके। दूसरा हमें क्या देखने को मिला? वाइट। और तीसरा हमें क्या देखने को मिला? ये फ्लाई और मूव नहीं कर सकता। ओके। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं इसको बता सकता हूं कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? फंजाई है। ओके। सो इस तरह के करेक्टरिस्टिक फीचर्स को चेक करते हुए, उसको नंबरिंग देते हुए जब मैं क्लासीफाई करता हूँ चीज़ों को, तो उसको मैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बोलता हूँ। ओके। और ये न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है, ये काफ़ी यूज होती है प्लांट्स को क्लासीफाई करने में। ठीक है। दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने यहाँ पे टेबल पे बताया, ये ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का, जो कि हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। ओके। उसके बाद आती है साइटोटॉक्सिनोमी। ओके। साइटोटॉक्सिनोमी में कुछ भी नहीं है। साइटोटॉक्सिनोमी में हमने क्या करना है? साइटो का मतलब होता है सेल, टेक्सोनोमी का मतलब होता है डिवाइड करना। जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन जो भी चीजें रहती है ना, तो साइटोटॉक्सिनोमी में हम क्या करते हैं? क्रोमोसोम को चेक करते हैं। क्रोमोसोम किस तरह का है, जेनेटिक मटेरियल को चेक करते हैं। ऑन दैट बेसिस हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। ओके। सो साइटोटॉक्सिनोमी में हम क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल को चेक करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं चीजों को। ओके, प्लांट्स को। उसके बाद आ गया कीमोटेक्सोनोमी। जैसा कि हमें पता है, प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स में ग्लूकोज ज्यादा मिलता है, जैसे कि हम गन्ने की बात करें, है ना, गन्ने में आपको ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा। कुछ प्लांट्स में आपको अल्कलॉइड ज़्यादा मिलता है, कुछ प्लांट्स में आपको टैनिन्स ज़्यादा मिलते हैं, कुछ प्लांट्स में आपको फ्लेवोनॉइड्स ज़्यादा मिलते हैं, कुछ प्लांट्स पे आपको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके। तो इसका मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट it is possible for us to divide the plant. So यहाँ पे हम कीमोटेक्सोनोमी में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ प्लांट। ओके। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, टी और कॉफी। टी में हमें क्या मिलता है? कैफीन मिलती है। कॉफी में हमें क्या मिलती है? उसमें भी कैफीन मिलती है। तो ऐसे में मैं बोल सकता हूँ भी टी और कॉफी दोनों एक ही सीरीज के प्लांट्स हैं। टी में भी कॉफी है, टी में भी कैफीन है और कॉफी में भी कैफीन है, इसलिए मैं इनको एक ग्रुप में रख सकता हूँ। इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है, उसको मैं कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलूंगा। ओके। जब हम प्लांट्स को डिवाइड कर रहे होते हैं, जब हम प्लांट्स को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम साइटोटॉक्सिनोमी, कीमोटेक्सोनोमी और न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का भी यूज करते हैं, ताकि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को काफी अच्छे से यूज कर पाए। कभी कभी क्या होता है भी, दो प्लांट्स बड़े डिफरेंट रीजन से होते हैं,
तो हमें डाउट आता है कि मैं हम इसको एक ही ग्रुप में रखें या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रखें। उस टाइम पे हम उसका साइटोटॉक्सोनॉमी भी देखते हैं भी, इसका जेनेटिक मटेरियल कितना सिमिलर है। कीमोटैक्सोनॉमी भी देखती हैं भी, इसमें केमिकल कंपोजिशन सेम है या डिफरेंट है। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी देखती हैं भी, इसका जो अपीयरेंस है, जो इसके जो करैक्टर्स हैं वो कितने सिमिलर हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर डिसाइड करते हैं कि उन प्लांट्स को एक कैटेगरी में रखना है या अलग कैटेगरी में रखना है। सो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम थी जो मैं आज आके चैप्टर में डिस्कस करने वाला था। तो इन क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में अलगी, फंजाई और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो हमें रहते हैं वो सारे हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलगी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा एंड सो मेनी अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। बट आज की चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में मुझे डिस्कस करना था। तो होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट भी की हैं जो एमसीक्यू में आ सकती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, वर्थ इट लगे, तो आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। नीट एस्पिरेंट्स के साथ इनको शेयर करें इस टॉपिक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टॉपिक के लिए टॉपिक से फ़ायदा मिल सके। ओके, एंड पूरी टीम अच्छे से लगी हुई है, पूरी टीम एफर्ट्स कर रही है। तो साथ के साथ अभी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को भी हम इस चैनल में इंक्लूड करेंगे। इन द मीन टाइम, अगर आपको कोई सजेशंस है, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो टीम विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए आप सजेशन हमें दे सकते हैं।